इस वीडियो में हम किप्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 एफएससी बुक चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड करें जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 है। तो जो कंडीशन गिवन है उसी को यूज़ करें कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। के बाई टू से कैंसिल होगा, अंडर रूट लें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट और 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। तो ये हमारा आंसर है जिस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू। डिस्टेंस फाइंड करना है टोटल। अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता इन वन वाइब्रेशन तो जीरो होता और डिस्टेंस हम जानते हैं कि हमेशा बढ़ता है, वो जीरो नहीं होता। तो वन वाइब्रेशन में हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। अगर हमारा हाफ वाइब्रेशन होती तो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो मीन्स सिंपल हमने याद रखना है कि वन वाइब्रेशन 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्वल है। अगर 2.5 वाइब्रेशंस हों तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 वाइब्रेशंस हैं तो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड दैट इज डेल्टा ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विच वन डिक्रीज विथ टाइम। हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो कौन सा फैक्टर है जो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। हम डैम्पिंग को जब डिफाइन करते हैं तो डैम्पिंग में हम कहते हैं कि डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग इज डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डेसिपेट होना। और साथ हम ये भी कहते हैं कि डैम्पिंग क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जहां पर एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज करता है, क्योंकि एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा, बोथ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी, बीटा ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, a spring of constant k is cut into two parts by the ratio of length 1:2. The spring constant of the larger one is। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने ये कहा कि एक स्प्रिंग को डिवाइड किया है किस रेशो के अंदर, 1:2 में। तो लेंथ की रेशो हमारे पास आ गई 1:2। तो जो लार्जर पार्ट होगा मींस जिसकी लेंथ 2 टाइम्स ग्रेटर है, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जब भी रेशो आए तो आप सबसे पहले ये देख लें कि वो लेंथ है क्या। तो क्या तरीका था, अगर ये 1:2 है तो 1 और 2 को ऐड करें तो क्या आएगा 3, और 3 को डिवाइड कर दें इनके साथ। तो इसका मतलब इनकी जो लेंथ है वो बेसिकली 1:3 और 2:3 है। तो लार्ज पार्ट कौन सा है, जो लार्ज पार्ट है वो 2/3 है। और हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो जो लेंथ गिवन है उसको रिवर्स कर दें, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। मींस लार्ज पार्ट की लेंथ अगर 2/3 है ऑफ टोटल लेंथ, इसका मतलब लार्ज पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 3/2 होगा टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या होगी, 3/2 के। क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसको कट किया दो पार्ट्स में, किस रेशो में, 1:2 में। तो लार्ज जो पार्ट होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। देखिए हमें जो लेंथ गिवन है वो गिवन है रेशो 1:2 में, और मैंने आपको लेक्चर में मेथड बताया था कि इस रेशो को सॉल्व कैसे करना है। 1 और 2 को ऐड कर दें, 3 दोनों के साथ डिवाइड कर दें। इसका मतलब लेंथ की रेशो 1:2, 3 और 2:3 है। फर्ज करें हमें लेंथ की रेशो 2:3 गिवन होती तो 2 को 3 में ऐड करें 5, तो फिर लेंथ की रेशो क्या होती 2/5 और इसके अलावा 3/5। तो इस केस में 1 + 2 3, तो एक लेंथ 1/3 है और दूसरी लेंथ 2/3 है। तो लार्ज पार्ट कौन सा है, इनमें जो लार्ज पार्ट हमारे पास है वो 2/3 है। तो इसका हमें चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ रिलेशन इनवर्स। तो इस लेंथ को रिवर्स कर दें, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अगर लेंथ 2/3 ऑफ टोटल लेंथ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 3/2 ऑफ टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा।
नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन बिकॉज। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को लिख लें, आपको आंसर इसका पता चल जाएगा क्या है। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे ये पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल है, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होएगी? मैक्सिमम। और किसके इक्वल? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो क्यों कहा जाता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है यानी एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बीटा, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the length of a second pendulum on a surface of earth is 1 meter. Its length on a surface of moon where g is 1/6 of the value of g on a surface of earth. क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ पर 1 मीटर होती है, तो कहता है उसकी लेंथ मून पर क्या होगी अगर मून पर जो g की वैल्यू है वो 1/6 है एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ। हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि सेकंड पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड अर्थ पर भी 2 सेकंड होगा, मून पर भी 2 सेकंड होगा। तो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा तो लेंथ और जी का रिलेशन डायरेक्ट होगा और लीनियर होगा। तो अगर मून पर जो जी की वैल्यू है वो g/6 1/6 हो गई, तो मून पर जो सेकंड पेंडुलम उसकी लेंथ l/6 हो जाएगी। तो l/6 का मतलब क्या है? अर्थ पर 1 तो 1/6 मीटर, जो 0.16 मीटर के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है? अल्फा, 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक। एक ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास या वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी, क्या कंडीशन है? ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट ऑप्शन हमें वो कहता है कि द मोशन इज अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, इनकरेक्ट है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इनकरेक्ट है। ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कांस्टेंट है। थर्ड कहता है एक्सेलेरेशन वेरीज साइनोसाइडली विद टाइम, ये करेक्ट है, क्योंकि हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वो ग्राफ साइनोसाइडल होता है। ये नेगेटिव साइन थीटा का ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास क्या होगी? चार्ली, द एक्सेलेरेशन वेरीज साइनोसाइडली विद टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 हमारे पास है विच ग्राफ करेक्टली शोज द वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है टाइम और काइनेटिक एनर्जी का उस बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और टाइम पीरियड क्या है? टी। हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन क्या होता है? उसका रिलेशन हमारे पास होता है हाफ टाइम m v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था ये रिलेशन कैसे आता है। अब ये जो रिलेशन है ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंस है वो फेस के साथ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा। और हमें पता है कि कॉस की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होती है? 0 पर, और 90 पर क्या होती है? मिनिमम, और वो 0 होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का और टाइम t का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन टाइम पीरियड t अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर देते हैं, 0, इसका हाफ t/2, इसका हाफ t/4 और यहाँ पर आपके पास 3t/4। तो वेरिएशन क्या होगी? जब बॉडी हमारे पास मीन पर होगी इन पॉइंट्स के ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये ग्राफ कुछ इस किस्म का वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में यानी टाइम t के अंदर उसकी वाइब्रेशन इस तरह से है कि 2 दफ़ा काइनेटिक मैक्सिमम है और 2 दफ़ा मिनिमम है। अब हमें ये ग्राफ ऑप्शंस के अंदर अगर देखें तो 2 तरह से नज़र आता है। या तो ये ग्राफ हमें नज़र आता है चार्ली ऑप्शन में, या ये ग्राफ नज़र आता है डेल्टा ऑप्शन में।
अब इन दो में से ग्राफ कौन सा करेक्ट है, क्योंकि कॉस के थीटा होने की वजह से जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव, तो ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव हाफ में होगा, इसलिए ये दो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब इन दो में से हमने चेक करना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो ग्राफ वो करेक्ट होगा जिसमें टाइम टी के अंदर 2 दफ़ा वैल्यू मैक्सिमम आएगी और 2 दफ़ा वैल्यू मिनिमम आएगी। तो हम देख सकते हैं कि वो किस ग्राफ के अंदर हो रहा है, डेल्टा के अंदर, क्योंकि डेल्टा के अंदर टाइम टी में 2 दफ़ा वैल्यू मैक्सिमम है और 2 दफ़ा वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के डबल होती है। 2 रिपल्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा। अब शायद आपके माइंड में आए कि हमारा जो ग्राफ है जो मैंने ड्रॉ किया और वो ये ग्राफ जो है ये डिफरेंट क्यों है। तो उसकी डिफरेंट होने की जो रीज़न हो सकती है वो ये कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया ये वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू मीन है कि अगर हमारा फेस कांस्टेंट 0 हो तब ये ग्राफ स्टार्ट होता है। अगर हमारा फेस कांस्टेंट 90 होगा तो ऑब्वियसली फिर ग्राफ ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर है। क्योंकि एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, फिर मीन पर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम और फिर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Two springs are connected to a block of mass m placed on a frictionless surface as shown in the figure. If both the springs have spring constant k, the frequency of oscillation of block is। दो springs हैं जो connected हैं block जिसका mass m और एक frictionless surface के ऊपर। अगर दोनों springs का spring constant k है तो frequency का relation क्या होगा। डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों springs जो अटैच हैं ये किस में अटैच हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में अटैच हैं तो सीरीज में टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम उनके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। तो 1/k प्लस 1/k यह आएगा 2/k। तो रेसिप्रोकल लें तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया, k/2। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, जो k ये इक्वलेंट पुट करेंगे और वो कितना है k/2 और मैस टोटल कितना है, कैपिटल M, 2 मल्टीप्लाई होगा तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा 1/2 पाई अंडर रूट k/2 टाइम्स m। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो क्या है, चार्ली, 1/2 पाई अंडर रूट k/2m। क्वेश्चन नंबर 10। The diagram represents the variation of pressure with time at a point in air through which a sound wave is traveling at 340 meter per second. What is the frequency of wave? हमें प्रेशर की वेरिएशन विद टाइम गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिंपल सा तरीका है, ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट होती है वो हमारे पास होता है टाइम पीरियड। यानी अगर हमने यहाँ पर टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है तो हम एक वेव का टाइम कैलकुलेट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना है, 2, और यूनिट क्या है, मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी अगर रिक्वायर्ड है तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें। तो 1/2 मिली मीन्स 10⁻³ -3 अपस्टेट जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 1000, तो 1000/2 आंसर क्या होगा, 500 हर्ट्ज। कोई ये स्पीड जो गिवन है इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल टाइम से टाइम पीरियड आ गया और वहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बीटा, 5×10⁻² हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ना है। एक्सेलेरेशन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पूछ रहा, वो ऊपर हम कर चुके हैं, उसका आंसर साइनोसाइडल था। यहाँ पर वो कह रहा है ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑपोजिट साइंस होते हैं, और वो कौन कौन सा है, सेकंड एंड फोर्थ। और क्यों ऐसा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। और इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में देखें तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो आंसर इज अल्फा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
The maximum acceleration of a body executing simple harmonic motion is a naught and maximum velocity is v naught. The amplitude is given by. अब क्वेश्चन में वो कहता है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है ए नॉट से, मैक्सिमम वेलोसिटी को वी नॉट से, तो एम्पलीट्यूड यानी हमारे पास एक्स नॉट या कैपिटल ए उसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व यूँ करें कि ए नॉट का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट और वी नॉट का फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एक्स नॉट। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फिर तो एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा और वो हमें रिक्वायर्ड है, तो फाइंड तो नहीं होगा। तो फिर बेहतर तरीका क्या है, हम इस सेकंड इक्वेशन से ओमेगा को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमारी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नहीं है तो ओमेगा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ओमेगा यहाँ पर इक्वल आएगा वी नॉट ओवर एक्स नॉट के, और ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है इसको एक्सेलेरेशन के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको एक्सेलेरेशन के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें रिजल्ट क्या आता है। ओमेगा की जगह पर आ जाएगा वी नॉट ओवर एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। सॉल्व करें, यह आ गया वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। रिक्वायर्ड क्या है एक्स नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर ए नॉट, ये हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अल्फा, वी नॉट स्क्वायर ओवर ए नॉट। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किस में ऑब्जर्व होती है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस रेडियो और माइक्रोवेव ओवन दोनों में ऑब्जर्व होती है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी हमारे पास जो माइक्रोवेव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोवेव ओवन और हमारे पास रेडियो, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो आंसर होगा बोथ इन रेडियो एंड माइक्रोवेव ओवन। अगर होता हीटिंग रेजोनेंस तो फिर हमारा आंसर सिर्फ क्या होता, माइक्रोवेव ओवन होता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ये ग्राफ हमारा 14 क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ को देखें तो ग्राफ में अलोंग जो y उसने वेलोसिटी को शो किया हुआ है, अलोंग x वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और यहां पर हमारे पास a और माइनस a रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पहली ऑप्शन 14 के अंदर वो कहता है कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सेकंड ऑप्शन कहता है ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन को। चार्ली कहता है सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और रीज़न हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो एलिप्टिकल होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो करेक्शन है वो ग्राफ की शेप के अंदर है कि ग्राफ जो होगा वो परफेक्ट सर्कल नहीं होगा। ये ग्राफ की जो शेप हमारे पास होगी ये क्या होएगी, ये एलिप्टिकल होगी यूँ। और रीज़न वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन हमारे पास आती है वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इस वजह से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ हमारे पास होगा वो एलिप्टिकल शेप का होगा, और जो गिवन ग्राफ है ये किसे शो करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगा। और ये ग्राफ कभी भी मीन से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि मीन से क्रॉस करने का मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जीरो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता जहाँ पर एट अ टाइम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। तो 14 का आंसर क्या है, अल्फा। 15 question, a body moves with simple harmonic motion and makes n complete oscillation in 1 second. What is the angular frequency? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सिंपल है, उसमें वो कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसके अंदर जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी n वाइब्रेशंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास n है, क्योंकि अगर टाइम भी गिवन है इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है n, क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के, एफ की जगह आप एन रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एन और यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन 15 का चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, when a body is performing simple harmonic motion its acceleration is। जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो
तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इसके अलावा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो 16 में जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगी वो क्या होगी? डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में वो क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऐसा ही है तभी नेगेटिव साइन आता है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे होते हैं फ्रॉम मीन, वो मीन से अवे है, और एक्सेलेरेशन हमेशा कहाँ है? टुवर्ड्स मीन। तो आंसर इज डेल्टा। 17 क्वेश्चन क्या है? If force is 0.08 Newton and displacement is 4 centimeter, the value of K means spring constant. Force given है, elongation या compression given है, spring constant की value find करनी है। spring constant ratio है force और elongation की, तो force की value 0.08 और elongation कितनी है? 4 सेंटीमीटर, मीन्स 4 डिवाइड बाय 100। तो 100 जाके मल्टीप्लाई होगा 0.08 से, तो यह आ जाएगा 8/4। तो आंसर इज 2 एंड यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा। 18 क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट P. द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P. विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन? 18 क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता क्या है कि ये बताएं कि एक्सेलेरेशन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट का गिवन है आप उस ग्राफ को रिवर्स कर दें, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी उस पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम होगी। मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम है। जहां डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलेरेशन 0, जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम वहां पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0 0, जहां नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 पे 0 और पॉजिटिव मैक्सिमम पे नेगेटिव मैक्सिमम। तो इस ग्राफ को अगर हम ज्वाइन करें तो ये साइनोसाइडल वेव बनेगी, और ये कौन सी ऑप्शन हमारे पास है? दैट इज चार्ली। तो क्या तरीका है आसान? जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का हो उसको टोटली इन्वर्ट कर दें, एक्सेलेरेशन का ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 180 डिग्री का। तो वही ग्राफ करेक्ट होगा जिनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आएगा। 19th क्वेश्चन, a body moves with simple harmonic motion and makes one complete oscillation in 1 second. What is the angular frequency? अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था जहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n गिवन थी, इस क्वेश्चन में वो कहता है 1 complete oscillation in 1 second, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 19th क्वेश्चन में कितनी है? 1। तो क्या फाइंड करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा 2 पाई f के इक्वल। तो f अगर 1 तो 2 पाई हमारा आंसर होगा, यूनिट रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? वन कंप्लीट वाइब्रेशन में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि वन जो वाइब्रेशन होती है उस वन वाइब्रेशन के अंदर जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, 4 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 20/4 5 सेंटीमीटर आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ लॉन्ग मस्ट बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन ऑर्डर टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड? सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी अगर उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड के इक्वल है? क्वेश्चन नंबर 21, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई √L/g, और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था सिंपल पेंडुलम के केस में जिसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो √g है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली पाई के इक्वल है। तो पाई और g जब कैंसिल होंगे फार्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा? t = 2 √L। तो रिक्वायर्ड क्या? लेंथ स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ = t² डिवाइड बाय 4। तो टाइम हमारे पास 1 है और डिवाइड किसे करना है? 4, तो 1 डिवाइड बाय 4 0.25 मीटर हमारा आंसर होगा। तो 21 का
जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 22, a particle executing simple harmonic motion has an amplitude 6 cm. Its acceleration at a distance of 2 cm from mean position is 8 cm per second square. The maximum speed of the particle is। क्वेश्चन नंबर 22 में जो डाटा है वो देखिए क्या है। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू जब उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम मीन पोजीशन वो कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है हमने, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स वी नॉट को फाइंड करना है। अगर हम वी नॉट के रिलेशन को देखें तो वी नॉट का जो रिलेशन हमारे पास वो क्या है, ओमेगा इंटू एक्स नॉट। अब हमारे पास एक्स नॉट तो है और एक्स नॉट कितना है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ओमेगा नहीं है। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 22 में उसने आपको जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी वो एक्सेलेरेशन की दी है और एक्सेलेरेशन के अलावा आपको डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहले एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस से ओमेगा फाइंड हो जाएगा और फिर वी नॉट के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल आएगा अंडर रूट ए बाय एक्स। तो क्या गिवन है हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू 8 और क्या गिवन है इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट 2, और दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 क्या होगा, अंडर रूट 4 होगा 2, तो 2 रेडियन पर सेकेंड। अब फाइंड करना मैक्सिमम स्पीड, फार्मूला क्या होगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट, तो ओमेगा 2 है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो आंसर क्या होगा 12 और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है चार्ली। Question 23, for a body executing simple harmonic motion when x is equal to x naught the velocity is। डिस्प्लेसमेंट जब मिनिमम होती है मीन्स मीन पोजीशन, तो तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ वो कहता है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर क्या होगा मिनिमम, और मिनिमम कितनी 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ 23 का क्या बनेगा बीटा। तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मिनिमम है और एक ऑप्शन हमारे पास 0 है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू उसकी आती है वो 0 आती है, तो आंसर क्या होगा 23 का बीटा। तो अगर यहाँ ऑप्शन बोथ का होता फिर हम कहते हैं कि मिनिमम भी है 0 भी है, लेकिन जब 0 भी गिवन है तो परफेक्ट जो आंसर जो होगा वो बीटा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन इट्स फेज एट दिस पॉइंट वुड बी। हमने पढ़ा था कि जब बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो फेज हमारा कितना होता है 0 डिग्री, और 0 के अलावा एक और पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि बॉडी ने दोबारा मीन को क्रॉस करना है, तो फिर वो कितना होगा 180। मीन्स 24 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा बीटा, 0 एंड पाई। दोबारा क्वेश्चन को देखें, इफ अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मोशन स्टार्ट मीन से हो रही है तो फेज क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0 एक तो, और दूसरा इसका आंसर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के तो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। तो मीन पोजीशन पे अगर हम फेस की वैल्यू को देखें तो वो 0 है और उसके अलावा पाई है। जब 0 से स्टार्ट होगा तो ग्राफ जो होगा वो किसका होगा, वो ग्राफ होगा पॉजिटिव साइन थीटा का, और जब 180 से ग्राफ स्टार्ट होगा तो वो होगा नेगेटिव साइन थीटा का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 25, if a hollow bob of simple pendulum be filled with mercury that rains out slowly, its time period will। 25 में वो कहता है एक hollow bob है एक सिंपल पेंडुलम का जिसको मर्करी से फिल किया हुआ है, जो ड्रेन कर रहा है आहिस्ता, तो उसका टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर हमारे पास एक पेंडुलम है जिसके साथ जो बॉडी अटैच है वो हॉलो है और उसके अंदर अगर मर्करी फैल रहा है और मर्करी उसमें से ड्रेन आउट कर रहा है, तो पहले जब मर्करी ड्रेन होना शुरू होगा तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखें शिफ्ट क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ये पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पर था और हम पेंडुलम की लेंथ देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक देखेंगे। जब मर्करी लीक होना स्टार्ट हो गया, मैटर शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड, तो उसकी जो लेंथ है ओवरऑल इंक्रीज कर गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से। और जब मर्करी सारा ड्रेन ऑफ कर जाएगा तो वो दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा।
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, इसका मतलब उसकी लेंथ दोबारा डिक्रीज कर जाएगी। टाइम पीरियड का लेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो पहले लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, और फिर लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड कम हो गया, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। क्वेश्चन में कहता है जब मास m है तो मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। अगर हमारा मास 4 टाइम्स हो जाए तो तब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का मास के साथ रिलेशन डायरेक्ट है लेकिन अंडर रूट से। तो अगर आपका मास 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो 4 का अंडर रूट 2, आपका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो पहले अगर 1 सेकेंड था तो अब 2 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। When quarter of cycle is completed by a body in circular motion, the phase of vibration is। अगर हमारा क्वार्टर साइकिल कंप्लीट होता है सर्कुलर मोशन में तो हमारा फेज क्या होगा? अब क्वार्टर साइकिल का मतलब क्या है? क्वार्टर साइकिल का मतलब है 1/4 ऑफ वाइब्रेशन। यानी अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक सर्कल है और बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो फेज होगा वो कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव ना करे, बॉडी कहाँ मूव करे? क्लॉकवाइज। तो बॉडी जब क्लॉकवाइज मूव करेगी तो तब भी हम अगर देखते हैं तो तब भी उसका जो फेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मीन के अकॉर्डिंग वो 90 ही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी? चार्ली, 90 डिग्री या π/2 रेडियन। क्वेश्चन क्या था कि अगर क्वार्टर साइकिल हो तो ये क्वार्टर साइकिल है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। तो क्वार्टर साइकिल में हमारा वाइब्रेशन का फेज कितना होगा? तो आंसर विल बी 90 डिग्री या π/2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 28। When force of 20 Newton applied on an elastic spring, if the extension produced in a spring is 10 centimeter, the spring constant of the spring is। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया। फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सटेंशन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होता है फोर्स ओवर इलोंगेशन या कंप्रेशन। फोर्स है 20 और इलोंगेशन है 10, लेकिन सेंटीमीटर डिवाइड किससे होगा? 100 से। ये जीरो कैंसिल, तो 100 इंटू 2, 200 न्यूटन पर मीटर आंसर होगा। तो 28 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 29। A particle is moving such that the force F on it changes with distance r from a fixed position point as shown. Which graph best show the relationship between potential energy of the particle and the distance r? हमें फोर्स का और डिस्टेंस r का यानी पोजीशन का यानी x का ग्राफ गिवन है, और हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो ग्राफ एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का होगा वही ग्राफ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और हमसे पूछा ये गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद डिस्टेंस r या x वो क्या होगा। तो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है कि अगर अलॉन्ग y पोटेंशियल एनर्जी है, अलॉन्ग x हमारे पास डिस्टेंस है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट किया, तो मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, और एक्सट्रीम पर क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये ग्राफ की शेप होगी, और ये ग्राफ की शेप क्या है? पैराबोलिक, कि मीन की तरफ आते पोटेंशियल कम होता है और एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए ज़्यादा होता है। तो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 30। Restoring force responsible for the vibratory motion of simple pendulum is। सिंपल पेंडुलम में वो कौन सी फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स का कॉज बनेगा? जब बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लेकर जाते हैं तो कन्वेंशनली हम एंगल लेते हैं वर्टिकल के साथ। तो ये फोर्स जो उसको एक्सट्रीम से मीन पे लेकर जा रही है, ये फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। और कैसे फाइंड होती है? जब हम रिजॉल्व करते हैं किसको? वेट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वेट को जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट्स आएंगे,
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा जो बैलेंस हो रहा होगा स्ट्रिंग की टेंशन के साथ, और जो अनबैलेंसिंग फोर्स होगी mg sin थीटा वो टुवर्ड्स मीन होगी, और ये किसके इक्वल है, ये रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। और नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन है। तो करेक्ट ऑप्शन 30 का क्या होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटिंग मोशन इन सिंपल पेंडुलम इज -mg sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टेंशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टेंशन है क्या वो कांस्टेंट रहती है या चेंज हो रही होती है। तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया 30 वाला वही हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। टेंशन सिंपल पेंडुलम में कांस्टेंट नहीं रहती, तो अल्फा तो निकल गया, इसका मतलब टेंशन चेंज हो रही है। तो टेंशन अगर चेंज हो रही है तो कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम, तो मैं 31 क्वेश्चन से ही अगर हेल्प लेता हूँ तो बॉडी जब मीन पोजीशन पर होती है तो मीन पोजीशन के ऊपर टेंशन एग्जैक्टली बॉडी के वेट के इक्वल होती है, क्योंकि टेंशन अपवर्ड वेट डाउनवर्ड दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये दोनों इक्वल है, इसी वजह से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। लेकिन जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाती है तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल विद वर्टिकल हम देख सकते हैं कि टेंशन रिड्यूस हो गई है, और टेंशन डिक्रीज होकर अब वो किसके इक्वल है, वो वेट के कंपोनेंट के इक्वल है। तो क्या इसका आंसर होगा, आंसर इसका होगा मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तभी पेंडुलम या स्प्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस कहाँ होंगे, मीन पर, क्योंकि मीन पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 32, a simple pendulum is suspended from a ceiling of a lift has time period t when the lift is at rest। जब लिफ्ट रेस्ट पर है तो तब कहता है कि टाइम पीरियड की वैल्यू t है, टाइम पीरियड t when lift is at rest, when the lift falls freely, फ्री फॉल अगर करेगा तो तब टाइम पीरियड क्या होगा। हमने एलिवेटर के केसेस को डिस्कस किया था क्लास में, और जब बॉडी एक्सेलेरेट डाउनवर्ड कर रही हो तो फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g-a। ये फार्मूला अप्लाई कब होगा, जब एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रही हो। तो फ्री फॉल का केस हमें पता है, फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी, तो इस फार्मूला में जब एक्सेलेरेशन को जी के इक्वल पुट करेंगे g माइनस जी 0, और कोई भी चीज़ डिवाइड 0 से हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो मीन्स टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी 0, और इनका मतलब होता है कि पेंडुलम जो होगा वाइब्रेट नहीं करेगा, स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, बीटा, टाइम पीरियड इज फाइनाइट। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो फिर वो 0 होता। क्वेश्चन नंबर 33, when bob of simple pendulum is at mean position the value of potential energy is। मीन पोजीशन के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 होती है, इस वजह से मीन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्योंकि जब तक पोजीशन चेंज नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 34, रेजोनेंस occurs when one of the natural frequencies of vibration of a forced or driven harmonic oscillator। रेजोनेंस की कंडीशन पूछी हुई है कि रेजोनेंस कब होती है, जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और जो फोर्स्ड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी वाइब्रेशन क्या वो इक्वल होगी या अनइक्वल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फोर्स। तो आंसर क्या है, बीटा। तो चाहे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसका आंसर दें चाहे टाइम पीरियड की फॉर्म में, होगा यही कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। 35, a heavily damped system has fairly flat resonance curve in। जो heavily damped system होता है यानी क्रिटिकल डैम्पिंग, उसकी रेजोनेंस कर्व फ्लैट होती है, किस ग्राफ के अंदर, मतलब रेजोनेंस कर्व जो है वो किन दो वेरिएबल्स का ग्राफ है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है। और इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस किस्म की होगी, एम्पलीट्यूड अलॉन्ग वाई, फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग एक्स, तो ये बनेगा फ्लैट। जितना वो फ्लैट होगा उतनी डैम्पिंग ज़्यादा, और अगर फ्लैटनेस कम है शार्पनेस ज़्यादा है तो डैम्पिंग क्या होएगी, कम होगी। तो इसमें डैम्पिंग हमारे पास कम है क्योंकि शार्पनेस ज़्यादा है, और इस केस में डैम्पिंग ज़्यादा है क्योंकि शार्पनेस रेजोनेंस कर्व की कम है। 36 क्वेश्चन,
A simple harmonic oscillator has a time period of 10 seconds. Which equation relates its acceleration and displacement? 36 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहता है टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो कौन सी इक्वेशन जो होगी वो रिलेट करेगी एक्सेलेरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सेलेरेशन का रिलेशन अगर लिखें नेगेटिव साइन ऑप्शन में है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डाटा में टाइम पीरियड है तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड और ये स्क्वायर इनटू एक्स। अब वैल्यूज पुट करें, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 10, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 10 होल स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट उसको एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखें कौन सी ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज डेल्टा। तो फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी कि हम 10 का स्क्वायर लें या 2 पाई का स्क्वायर लें, इसी फॉर्म में आंसर गिवन है। 37, a resultant force F acts on a particle moving with simple harmonic motion. Which graph shows the variation of displacement R of the force F? ये ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर वो कहता है फोर्स हमारे पास पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में F, तो ग्राफ हमें बताना है जो वेरिएशन शो करेगा R और F की। तो 37 का आंसर क्या होगा, डेल्टा, कि डायरेक्ट रिलेशन होगा और ग्राफ होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, in simple harmonic motion which graph in figure shows how the energy varies with time t during one cycle? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा ग्राफ टोटल एनर्जी का और टाइम का होगा? हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जो शो करेगा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जीरो, क्योंकि जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो को। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ चाहे विद टाइम हो चाहे विद डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। Question 39, a pendulum clock is taken into a mine from surface of earth. Its time period will. अब माइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन्स हाइट पर, माइन डेप्थ में, और चाहे हम हाइट पे जाएं चाहे हम डेप्थ में जाएं, दोनों पे जाने से टाइम पीरियड में चेंज आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज होती है। और मैंने आपको क्लास में ये फार्मूलाज बताए थे कि डेप्थ के केस में हमारा जो जी का फार्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल जी, वो क्या है, जी इंटू 1 माइनस डेप्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब आप डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो डी की वैल्यू पुट होने से डेप्थ के अंदर जी की वैल्यू एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ कम हो जाती है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो क्या रिलेशन है, जी के साथ इनवर्स। तो अगर जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी तो माइन में जाने से टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is suspended from a rigid support. What minimum horizontal velocity should it be given so that the bob reaches the height of support? अब इस क्वेश्चन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है और उसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है, कितनी मिनिमम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें कि वो बॉब उस हाइट ऑफ सपोर्ट तक पहुंच जाए। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 40 में हम इसको ड्रॉ अगर करते हैं तो हमारे पास अगर ये एक पेंडुलम है, ये वो सपोर्टिंग पॉइंट है जो रिजिड है, कहा यह गया है कि कितनी वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल दी जाए कि ये हाइट ऑफ सपोर्ट को रीच कर ले। इसका मतलब जो हाइट है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम के इक्वल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वो कन्वर्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, m कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स GH। तो हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास यहाँ पर है इक्वल टू L, तो 2GL हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 41 क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट डिसेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन G इज। ये वही केस है फ्री फॉल वाला कि हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का एक लिफ्ट के लिए जो डिसेंड कर रही है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जी के साथ। तो चाहे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जी के साथ जा रही है या फ्री फॉल, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों केसेस में जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा,
2 पाई अंडर रूट L ओवर G माइनस A। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो कितनी है, G के इक्वल। तो जब यहाँ पर आप G पुट करेंगे A इक्वल टू G, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42, डैम्पिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द। हमारे पास एनर्जी कहाँ लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर। स्ट्रिंग या बॉडी की एनर्जी नहीं होगी, वो बेसिकली वाइब्रेटिंग जो बॉडी है उसकी एनर्जी लॉस हो रही होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड विद टाइम क्या करता है, डिक्रीज। तो एनर्जी इज लॉस फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटिंग बॉडी। और किस वजह से, डैम्पिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग in simple harmonic motion is 2y equal to 8 sin 4 pi t. Its amplitude and angular frequency is। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें इक्वेशन गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2y 8 sin 4 pi t, और कहा यह गया है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए एम्पलीट्यूड को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। 2 राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 साइन 4 पाई टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें। जब साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई। तो सिंपल क्वेश्चन था, एम्पलीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4, और यूनिट हमारे पास ऑप्शन में देखें तो मीटर की फॉर्म में गिवन है, और जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो किसके इक्वल है, वो 4 पाई के इक्वल है, और यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा, 4 मीटर एंड 4 पाई रेडियन पर सेकंड। 44 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता फिर तो आंसर हमारा 1 था, लेकिन यहाँ पर उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोला। तो 44 क्वेश्चन में ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट, ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, तो ये मल्टीप्लाई करें तो क्या पता चला कि ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 2 पाई के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 45, इफ अ mass of 0.5 kilogram is attached to a spring and maximum energy stored in it is 0.04 joule and it oscillates with the time period of pi second, then the amplitude of motion will be। 45 क्वेश्चन में मैस गिवन है 0.5 किलोग्राम, अटैच है स्प्रिंग के साथ जिसमें मैक्सिमम एनर्जी 0.04 जूल है, टाइम पीरियड पाई सेकंड है, फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन को। अब मैक्सिमम एनर्जी का, जिसको टोटल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास मैस आता है और ओमेगा आता है, और वो फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड यहाँ पर जो है वो एम्पलीट्यूड है। ओमेगा की वैल्यू पहले रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। ओमेगा है 2 पाई ओवर टी, और यहाँ टी टाइम पीरियड है। अब इसको सॉल्व करें, चाहे तो यहाँ पर एक्स नॉट का रिलेशन बना लें तब भी सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करता हूँ। टोटल एनर्जी 0.04 जूल है, इसको हम लिख देते हैं 4 10⁻⁻²। जो मैस की वैल्यू है वो 0.5 है, इसको मैं लिख देता हूँ 1/2। जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास वो पाए, ये पाए आ गया। अब पाई से कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 भी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻²। अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 और 10⁻⁻² का -1, तो 0.2 मीटर हमारा आंसर है। तो 0.2 मीटर का मतलब क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, चार्ली। 46, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी सिचुएटेड इन अ रेजिस्टिव मीडियम। रेजिस्टिव मीडियम का मतलब है कि हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ डैम्पिंग होगी। तो क्या इसका आंसर होगा, हमारे पास डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। पावर 2 के साथ हमारे पास एनर्जी रिलेट करती है, तो पावर 2 के साथ ही हमारे पास उसका जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ रेजिस्टिव मीडियम डिक्रीजेज
एक्सपोनेंशियली, लीनियरली हम नहीं कहेंगे, पावर 2 के साथ उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन के ग्राफ आप वैसे भी जानते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं होते, किसी पावर के साथ ही वो वेरी कर रहे होते हैं। 47. The displacement of a simple harmonic motion of amplitude x naught in one period is. वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस तो होता है 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड, लेकिन उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट वन पीरियड में कितनी होगी। तो याद रखें कि वन पीरियड का मतलब है कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल में जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वही हमारा फाइनल पॉइंट होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। अगर हाफ टाइम पीरियड होता तब भी बॉडी मीन पर होती, तब भी क्या होता 0, लेकिन जब होता 1/4 पॉजिटिव एक्स नॉट, और अगर 3/4 तब क्या होता माइनस एक्स नॉट। और इन तमाम पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 48. Two springs have force constant in the ratio 4:9. The time period are in the ratio. दो स्प्रिंग्स हैं और उनके फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो 4:9 है, तो उनके टाइम पीरियड की रेशो क्या होगी। टाइम पीरियड का मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ रिलेशन इन्वर्स होता है और अंडर रूट के साथ। दैट मीन्स अगर मैं टाइम पीरियड की रेशो को लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा अंडर रूट K2/K1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अब रेशो गिवन है 4:9, तो इसको रिवर्स में पुट करेंगे 9:4, तो 9:4 का जब अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 3:2। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अल्फा 3:2। 49 क्वेश्चन. At mean position of harmonic oscillator. हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पर क्या होता है? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम 0 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बीटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। Question 50. A simple pendulum is oscillating in a lift. If lift start moving upward with acceleration, its period will. एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है लिफ्ट में, अगर लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड और एक्सेलेट कर रही है तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। पहले भी 2 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं। अपवर्ड एक्सेलेशन में डिफरेंस ये आता है कि डिनोमिनेटर में G+A होता है। ये तब अप्लाई फार्मूला होता है जब बॉडी अपवर्ड एक्सेलेट कर रही होती है। तो G+A आने का मतलब क्या होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या है बीटा। क्वेश्चन नंबर 51. There is a body having mass m and performing simple harmonic motion with amplitude a. There is a restoring force F is equal to minus kx, where x is the displacement. The total energy of the body depends upon. टोटल एनर्जी हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, और पूरे अगर स्टेटमेंट को देखें तो उसने वेरिएबल्स के बारे में बताया कि x हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है। तो टोटल एनर्जी की डिपेंडेंस, तो टोटल एनर्जी के अगर हम फार्मूला को देखें तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है दैट इज़ 1/2, k कांस्टेंट है, m ओमेगा स्क्वायर x नॉट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं हाफ k x नॉट स्क्वायर। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिस पे टोटल एनर्जी हमारे पास डिपेंड कर रही है? वो हमारे पास मैस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी जहां पर एम्पलीट्यूड और स्प्रिंग कांस्टेंट के बना। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52. अ बॉडी executing simple harmonic motion, the potential energy, the kinetic energy and the total energy are measured as a function of displacement. Which of the following statement is true? सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी PE, काइनेटिक एनर्जी KE, टोटल एनर्जी TE, और जो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इन तमाम को, डिस्प्लेसमेंट x है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है काइनेटिक इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, इनकरेक्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो तो काइनेटिक मैक्सिमम होती है। बीटा कहता है काइनेटिक इज मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, करेक्ट है, बीटा करेक्ट है।
चार्ली कहता है टोटल एनर्जी इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इनकरेक्ट, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो हर पॉइंट पे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और डेल्टा कहता है पोटेंशियल मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनकरेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल मैक्सिमम तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 53. The kinetic energy of a particle executing simple harmonic motion is 16 joule when it has its mean position. If the mass of the particle is 0.32 joule, then what is the maximum velocity of the particle? 53 क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 16 जूल है। कब? जब वो मीन पर है, मीन्स इसकी मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम। मैस अगर हमारे पास 0.32 किलोग्राम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? अब 53 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे फार्मूला हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर यूज़ करने की रीज़न क्या है? क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो लाजमी नहीं है कि हम इसको यूज़ करें के की फॉर्म में, डाटा पे डिपेंड करता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बॉडी मीन पर है, तो मीन पर वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो वी नॉट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से वी नॉट का रिलेशन बन जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी के नहीं आएगा, मैंने के लिख दिया, एम आएगा। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास होल अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 16 है और मास की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज 0.32। अब इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व इस तरह से करें कि इजी आपके पास सोल्यूशन बने। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 × 16 32। अब ये 0.32 है, इसको लिखा जा सकता है 32 10⁻⁻²। तो 32 कैंसिल, 10⁻⁻² न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव, तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 54. In case of force vibration, the resonance wave become very sharp when? कब हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन में रेजोनेंस वेव शार्प होती है? जब डैम्पिंग कम होगी या ज़्यादा होगी? तो आंसर होगा व्हेन डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। तो जितनी हमारे पास जो डैम्पिंग है वो कम, उतनी हमारे पास जो ग्राफ की शार्पनेस होती है वो ज़्यादा होती है, और जितनी हमारे पास डैम्पिंग ज़्यादा होगी उतनी जो ग्राफ की शार्पनेस होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 54, रेजोनेंस वेव शार्प कब होती है? जब डैम्पिंग स्मॉल होती है। 55 क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन। इक्वेशन गिवन है, हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को। मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड तब होगी जब हमें दो वेरिएबल्स पता होंगे, एक हमें एक्स नॉट पता होगा और एक हमें ओमेगा पता होगा। दोनों चीज़ें हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर लें। तो एक्स नॉट कितना आ गया? 0.25, ओमेगा कितना आ गया? 200। तो यहाँ पर एक्स नॉट की जगह 0.25 रिप्लेस कर दें और ओमेगा की जगह अब 200 रिप्लेस कर दें। 0.25 को 1/4 लिखा जाता है, तो 200 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर होगा? 50। और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या है 55 की? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 56. A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t second. If the lift accelerates upward with acceleration g/4, then the period of the pendulum will be. 56 क्वेश्चन में जब एलिवेटर रेस्ट पर है, एक्सेलेरेशन 0 है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू पेंडुलम की t है। इसको मैं लिख देता हूँ 2π√L/g। तो ये बात यहाँ पर कहता है कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास उसका टाइम पीरियड t है जब हमारे पास लिफ्ट क्या है? स्टेशनरी है। अब कहते हैं लिफ्ट एक्सेलेरेट कर रही है अपवर्ड विद g/4, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रहा है अपवर्ड और उसकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो g/4 है। इस टाइम पीरियड को मैं कह देता हूँ t डैश, और फार्मूला क्या होता है अपवर्ड एक्सेलेरेट करने का? 2π√L/g+a। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू g/4 सब्स्टिट्यूट करते हैं।
जब डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 5g/4। अब ऐसे केसेस में जब हमने ओरिजिनल टाइम पीरियड से कंपेयर करना होता है, दो तरीके होते हैं। या तो इस टाइम पीरियड को जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उसे डिवाइड कर दें, या फिर इसको उस फॉर्म में लिख दें। उस फॉर्म में लिखने का मतलब ये होगा कि इस फार्मूला में 5 और 4 के अलावा जो बाकी सारा फार्मूला है वो तो टाइम पीरियड टी के इक्वल है, तो 5 और 4 को सेपरेट करें। जब सेपरेट कैसे करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 2/√5। इसको मैंने सेपरेट कर दिया और बाकी सारा फार्मूला 2π√L/g, ये वो टाइम पीरियड है जब लिफ्ट स्टेशनरी है। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया 2/√5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल टाइम पीरियड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसकी, बीटा। 57, अ सिंपल पेंडुलम executing simple harmonic motion is falling freely along with the support in elevator, then ये पहले भी हम कर चुके हैं। फ्री फॉल जब बॉडी करती है तो बॉडी वाइब्रेट नहीं करती, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी 0। तो फर्स्ट कहता है पीरियड डिक्रीजेस, गलत है। बीटा कहता है डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल, ये करेक्ट है क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 57 का आंसर बीटा। 58 क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड t। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ द इंक्रीज लेंथ इज। अगर लेंथ 21% इंक्रीज कर जाए तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू उस लेंथ के बढ़ने की वजह से कितनी इंक्रीज करेगी। ओवरऑल नहीं पूछ रहा, उसकी वजह से कितना इंक्रीज करेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। उसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा मेथड भी वो रिवाइज हो जाए। लेंथ इंक्रीज कर रही है 21%, तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज करेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। इंक्रीज मतलब होगा कि एक्चुअल लेंथ प्लस 21% ऑफ द एक्चुअल लेंथ, तो यह आ जाएगा 100 से डिवाइड करके 0.2, तो यह आ गया 1.21 इंटू एल। नेक्स्ट टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है 2π√L/g। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस हम करेंगे तो यह आएगा 2π√1.21 L/g। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया 1.21 के अलावा तो सारा एक्चुअल टाइम पीरियड है, तो 1.21 अंडर रूट को सेपरेट कर लें, तो यह आपके पास आ जाएगा √1.21, और 1.21 को मैं लिख सकता हूँ 121 इंटू 10⁻⁻², और बाकी जो 2π/L/g है वो एक्चुअल टाइम पीरियड है। तो ये 21% इंक्रीज करने से टाइम पीरियड आ गया। अब 121 का अंडर रूट क्या होगा 11, 10⁻⁻² का अंडर रूट क्या होगा 10⁻⁻1। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया 1.1 इंटू टी। अब इंक्रीज कैसे फाइंड किया जाता है, 1.1 टी को क्या लिखेंगे टी प्लस 0.1 टी। अब 0.1 जो है वो ओवरऑल इंक्रीज है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 21% इंक्रीज करने से जो टाइम पीरियड है वो 10% इंक्रीज हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा। 59 क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 300%, दोबारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेंथ हमारे पास 300% इंक्रीज कर रही है, तो टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय, सेम मेथड है, इतना के रिवाइज भी हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज बाय 300%, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय, लेंथ 300% इंक्रीज कर रही है तो एक्चुअल लेंथ में 300% ऑफ एल ऐड हो जाएगा। 100 से डिवाइड करें, ये 3L आ गया, तो लेंथ हमारे पास हो गई 4L। टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई कर दें 2π√L/g। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L डैश की जगह आएगा 4L, 4 का अंडर रूट 2, इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स 2π√L/g। तो ये है एक्चुअल टाइम पीरियड, इसका मतलब टाइम पीरियड डबल हो गया। अब किसी चीज़ के डबल होने का मतलब क्या है कि वो कितना इंक्रीज हुआ है, वो 100% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले वो t था, तो t में t ऐड होगा तब आएगा 2t, तो मतलब इसका 1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100% ऑफ t। जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस डबल हो गई है, इसका मतलब होता है कि वो 100% वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो 100% यहाँ कौन सी ऑप्शन है, अल्फा।
Last question. A particle executing simple harmonic motion with period of 6 seconds and amplitude 3 centimeter. Its maximum speed in centimeter per second is. Maximum speed v नॉट और v नॉट है x नॉट ओमेगा. टाइम पीरियड की फॉर्म में डेटा है ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड आ जाएगा. अब x नॉट कितना है 3. कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर चाहिए और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या गिवन है 6. तो 3 इंटू 2 तो 2 कैंसिल तो v नॉट इज इक्वल टू पाई और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली.